अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पर बात करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इन दिनों चीन के दौरे पर हैं और आज उनके इस दौरे का अहम दिन था, क्योंकि सुबह पहले उनकी मुलाकात चीन के वज़ीर-ए-आज़म से हुई और फिर चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात हुई। इन मुलाकातों के बाद जो आम तौर पर जब भी दोनों ममालिक के सरबराहान मिलते हैं तो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट ज़रूर आती है, ख़ास करके चीन के वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकात के बाद दोनों वज़ीर-ए-आज़म ने ये इस बात पर जोर दिया और कमिटमेंट शो की कि सी पैक के जो भी डिट्रैक्टर्स हैं या जो दुश्मन हैं उनके जो भी अज़ाइम हैं उनको पाकिस्तान और चीन मिल करके नाकाम बनाएंगे। उसके अलावा दोनों मुल्कों के दरमियान इस दौरे के दौरान कई मुआहदों के ऊपर और कई जो MOUs हैं उस पर भी दस्तखत हुए हैं। तो आज के इस पहले हिस्से में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का विज़िट है चीन का, ये कितना अहम है और जो तवक्कुआत वो लेकर के गए थे, अभी तक की जो आउटकम सामने आई है कि क्या उसके मुताबिक वो विज़िट है। तो शहबाज, आई थिंक इट इज़ एन ओपन सीक्रेट कि चीन और पाकिस्तान की बात करें, वो पाकिस्तान के मुआशी मसाइल हों, आपके कोर इंटरेस्ट हों, तो हमेशा पाकिस्तान चीन की तरफ देखता है। और चीन के ये दौरा इसलिए भी इतना इम्पोर्टेंट है कि शायद जो अदरवाइज़ बजट भी इतना डिले ना होता, प्राइम मिनिस्टर के विजिट की वजह से जो बजट आना है उसको भी डिले करना पड़ रहा है। अभी तक की जो आउटकम आई है, जो मुलाकातें हुई हैं और जो MOUs वगैरह साइन हुए हैं, हाउ डू यू सी इट कि क्या जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी उसी के मुताबिक है, क्योंकि बहुत सी डिटेल्स अभी ऑफ कोर्स आना बाकी भी हैं, बट अभी तक की डिटेल्स क्या शो कर रही हैं? देखिए, दौरे से जाने से पहले मेरे कुछ जो आला पाकिस्तानी हुकाम थे उनसे मुलाकातें हुई थी और एक इजलास भी हुआ था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, जिसमें चाइनीज़ अथॉरिटीज़ ने भी शिरकत की और जो सीनियर पाकिस्तानी कैबिनेट मेंबर्स हैं और ऑफिशल्स हैं उनके साथ भी एक मुलाकात, उनकी एक इंटरनल मुलाकात थी। उसमें कुछ जो बेंचमार्क्स थे पाकिस्तान इंटरनली अपने लिए रखे हुए थे कि कौन से ऐसी चीज़ें होंगी जिनको अगर वो हो जाएं तो पाकिस्तान के दौरे को आप कामयाब समझेंगे। ओवरऑल तो अगर आप देखें एक बड़ा ही एक पॉजिटिव एक सेंटीमेंट आ रहा है। 32 उन्होंने मुफाहमती याददाश्तें साइन की हैं, जो प्राइवेट सेक्टर है सबसे बड़ा, जो जिसमें जो चीन का भी और पाकिस्तान का भी इस वक्त फोकस ये है कि जो निजी शोबा है उसके दरमियान जो ताउन को फ़रोग दिया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो फेज़ 1 होनी थी हो गई और फेज़ 2 गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में अभी उसमें काफ़ी इश्यूज़ हैं, जिसमें IMF का एक प्रोग्राम पहले वाला भी था और आइंदा आने वाला जो IMF का प्रोग्राम है वो भी उसमें एक इशू होगा। तो एक पॉजिटिविटी तो आपको एक लगती है कि चूँकि 32 मुआहदे हो गए, जिसमें सबसे ज़्यादा 10 जो MOUs हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ऑल्दो ये बाइंडिंग एग्रीमेंट्स नहीं होते जो MOUs होते हैं, 10 तो सिर्फ उसमें एग्रीकल्चर और फूड सेक्टर में, 4 एनर्जी के शोबे में, 4 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, 6 फार्मास्यूटिकल के शोबे में, 2 ऑटोमोबाइल के शोबे में, एक ऑप्टिकल फाइबर के प्रोजेक्ट के लेटर ऑफ इंटेंट एक्सचेंज, ये सारा निजी शोबे का था। जो गवर्नमेंट के जो 23 उसमें उनके जो डील्स हुई हैं, जिसमें जो एग्रीमेंट या फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है वो सिर्फ 3 है, बाकी कुछ 7-8 जो हैं वो इनके हैं। उसके मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, लेटर ऑफ इंटेंट है, कुछ लेटर ऑफ एक्सचेंज है, कुछ और इससे रिलेटेड चीज़ें हैं। बट जो गवर्नमेंट के बेंचमार्क्स थे, जो आप पूछ रहे हैं कि कामयाबी या नाकामी क्या होती है, अगर तो 4 चीज़ें हो गई हैं इस दौरे में तो समझें कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का दौरा कामयाब रहा है। अगर वो 4 में से कुछ चीज़ें नहीं हुई तो मिक्स रिजल्ट अगर आप कहेंगे, और अगर कुछ भी नहीं हुआ तो कामयाब नहीं हुआ। 4 चीज़ें जो पाकिस्तान ने टारगेट की थी, नंबर 1 जो $6.7 अरब का मेन लाइन 1 का प्रोजेक्ट है पाकिस्तान रेलवेज़ का, उसके ऊपर पाकिस्तान की ख्वाहिश थी कि बिडिंग डेट उसको मिल जाए या उसकी कमर्शियल एग्रीमेंट कोई साइन हो जाए। एक तो हमारी ये पहली प्रायोरिटी ये थी। नंबर 2, पाकिस्तान की ये ख्वाहिश थी कि जो 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और आज़ाद पतन पावर प्रोजेक्ट, ये पाकिस्तान की ख्वाहिश थी दोनों मंसूबों के ऊपर कुछ डेट्स मिल जाएं, कुछ एग्रीमेंट हो जाए। और जो चौथी चीज़ है वो कराकोरम हाईवे जो है उसके हवाले से पाकिस्तान की ये ख्वाहिश थी कि कुछ ना कुछ उसके ऊपर डेवलपमेंट हो जाए। अदर दैन दैट जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें हम कोई $60 करोड़ का एक कमर्शियल लोन लेना चाह रहे थे। ये हमारे अपने इंटरनल बेंचमार्क्स थे। तो अभी जो एक लिस्ट सामने इब्तदाई आई है, जो 23 एग्रीमेंट्स और MOUs जो साइन हुए हैं अभी तक और जो पब्लिकली इंफॉर्मेशन अवेलेबल है हमारे पास,
उसमें कामरान मुझे एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑन कराकोरम हाईवे रीअलाइनमेंट जो है, ये वाला प्रोजेक्ट मुझे एक नज़र आ रहा है। इसके ऊपर एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हो गया। हालांकि ये वाला जो प्रोजेक्ट था, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने चीन जाने से पहले तकरीबन 2 दिन पहले इन्होंने $2 अरब का ये प्रोजेक्ट एक अप्रूव किया था। थाकोट रायकोट एक सेक्शन है कराकोरम हाईवे का जो अभी भी कंप्लीट नहीं है, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का नहीं है जो बाकी रोड है ओवर 800 किलोमीटर का उसका। तो इसकी रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंशन जो है वो उसका तो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन होगा। बाकी जो 3 चीज़ें हैं वो मुझे इन मुआहिदों में अभी तक नज़र नहीं आ रही, और थोड़ा इंतज़ार भी करना पड़ेगा क्योंकि जो जॉइंट स्टेटमेंट है वो भी ऑफ कोर्स आना है, तो उससे भी थोड़ा सा हमें अंदाज़ा होगा। लेकिन उसमें एक और जो आई थिंक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब पब्लिकली तो आपको पता है कि पाकिस्तान और चीन की अगर हम बात करें तो ना चीन का ये तर्ज अमल है कि अगर कोई उनको इश्यूज़ हैं भी तो उस पर पब्लिकली कोई अपने कंसर्न शो करेंगे, हमेशा प्राइवेटली वो चीज़ें कहती हैं। 2 इशू रिसेंटली और रिसेंट मंथ्स में हमने देखा कि इमर्ज हुए। एक तो जो चाइनीज़ कंपनीज ने जो पाकिस्तान में पावर प्लांट्स लगाए हैं, जो पैसे पाकिस्तान ने अदा करने हैं वो 500 अरब रुपए से ज़्यादा के हो चुके हैं। फिर दूसरा जो चाइनीज़ की सिक्योरिटी वाला मामला है, अगेन वो एक बहुत सीरियस कंसर्न है फॉर द चाइनीज़ लीडरशिप और चाइना के लिए। अब आप ही की स्टोरी थी कि इस दौरे पर जाने से पहले जो ख़ास करके जो चाइनीज़ कंपनीज़ के पावर प्लांट्स हैं जो पाकिस्तान ने पैसे उनके देने हैं, तो एक कोशिश की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कि ताकि जब उस दौरे पर जाएं तो कम से कम जो चाइनीज़ लीडरशिप है वो दोबारा ये इशू रेज़ ना करे, तो एक राह हमवार हो सके ताकि हम जो उनसे बातें मनवाना चाहते हैं तो वो पाकिस्तान की एफर्ट डू यू थिंक कि कामयाब होगी? चाइनीज़ वुड बी हैप्पी दैट एटलीस्ट के चलें कुछ पैसे तो हम उनको जो हमने देने थे वो वापस लौटा रहे हैं। अप्रैल के आखिर तक पाकिस्तान ने चीन को जो अदायगियाँ करनी थी, जो बिजली पाकिस्तान ने चीनी कारखानों से खरीदी हुई और उनकी अदायगियाँ नहीं की, वो $1.8 अरब या तकरीबन 506 अरब रुपया था। जब डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर सागडार साहब चीन गए थे चंद दिन पहले, तो वहाँ पे उन्होंने ये चीज़ इनिशिएट की थी कि कम से कम पाकिस्तान 200 अरब रुपया जो चीनी कारखानों का है वो जुलाई के आखिर तक क्लियर कर देगा। तो उस पर जब डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर वापस आए, उनकी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई, फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोगों से भी जो डिस्कशन हुई, तो उसके बाद एक चीज़ एटलीस्ट ये तय पाई कि पाकिस्तान इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा। यही वजह है कि चाइना जाने से पहले जो वजारत ख़जाना ने 225 अरब रुपए की जो सब्सिडीज बजटेड थी वो वजारत जो एनर्जी की हमारी मिनिस्ट्री है उसको रिलीज़ की, और एक डिज़ायर ये थी और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से भी ये बारहा कहा गया कि इस 225 अरब रुपए में से कम कोई 150 अरब रुपया चीनी कारखानों को अदायगियाँ कर दी जाएं। लेकिन जो मेरी इतला थी उसके मुताबिक सिर्फ 70 अरब रुपया उनको अदा किया गया था। एक तो ये चीज़ कोशिश हुई है कि अब चले अभी 70 अरब हो गया, बाकी इनकी ख्वाहिश है कुछ अभी जून में भी जो बजटेड सब्सिडीज अगर उसमें से कुछ पैसा निकल आए और फिर जुलाई में भी अगर ये पैसे दे दें तो इनका प्लान है कि कम से कम इसको 300 अरब रुपए के आसपास लेके आ जाए। यही वजह है जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि जब चीन जाने से पहले पाकिस्तान ने हुकाम की मुलाकात हुई चाइनीज़ अथॉरिटी से, तो चीन की तरफ से पाकिस्तान को ये एडवाइस किया गया कि जो 2 नए प्रोजेक्ट्स आप करने चाह रहे हैं, कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और आज़ाद पतन, जो कि दोनों आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के एरिया में है, तो ये प्रोजेक्ट इस पर आप थोड़ा सा स्लो हो जाएं क्योंकि अभी जो एनर्जी के जो सूरत हाल है पाकिस्तान की फाइनेंशियली जो हमारा एनर्जी सेक्टर है वो वायबल नहीं है। पहले ही आइडल कैपेसिटी पेमेंट्स इस साल तकरीबन 2100 अरब रुपए के करीब है, जो अगले साल अब कहा जा रहा है कि 2800 अरब रुपए की आइडल कैपेसिटी पेमेंट होगी। बिजली पाकिस्तान बनाने की पोजीशन में है लेकिन बना इसलिए नहीं सकता क्योंकि उसके नुकसान हैं, तो बिजली हम बनाते नहीं और कारखानों को अदायगियाँ किए जा रहे हैं बगैर बिजली लिए हुए। तो इस सारी सूरत हाल में 1800 मेगावाट के 2 और पावर प्लांट्स को ऐड करना कोई इतना वायबल ऑप्शन नहीं थी। ये वजह कि मुझे ये जो 23 जो एक एग्रीमेंट्स की और एमओयूज की लिस्ट रिलीज हुई उसमें ये दोनों मुआहदे नज़र नहीं आ रहे। जॉइंट स्टेटमेंट में हो तो आई कैन नॉट से। एक और जो चीज़ ML1 का भी है उस पर भी जो हमारे ज़राए बता रहे हैं चाइनीज़ हुकाम की तरफ से पाकिस्तान को ये एडवाइस थी कि आप इस पर प्रोजेक्ट करें लेकिन इसको आप टुकड़ों में करें, यकदम $6.7 अरब आप नहीं ले सकते, आपकी कैपेसिटी नहीं है। तो चाइनीज़ हुकाम ने पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को ये कहा था दौरे से पहले कि इसका जो कराची हैदराबाद का जो सेक्शन है उसको आप कर लीजिए और उसके इनिशियली कर लीजिए, बाकी फिर आगे आप करते जाइएगा। उसकी कॉस्ट को $1 अरब की है, वो भी बहरहाल अब इस पर देखते हैं कि जॉइंट स्टेटमेंट। आई थिंक बिकॉज चाइनीज ऑल्सो अंडरस्टैंड के जो CPEC हो या चीन पाकिस्तान जो भी कोऑपरेशन है, चाइना जो भी इन्वेस्ट कर रहा है पाकिस्तान को कर्जे दे रहा है, तो उस पर
जो उनके एडवर्सरीज हैं बड़ी क्लोज नजर है, एंड थ्रू IMF भी बड़ा क्लोजली वो स्क्रूटनाइज करते हैं, तो प्रॉबेबली ये भी एक रीजन है। अब इस जो 23 मुआहदों की या MOUs की आप बात करें, उसमें एक जो इंटरेस्टिंग जो पहलू है, जो पाकिस्तान का भी बड़ा इंटरेस्ट रहा है, कि एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हुआ है ऑन थर्ड पार्टी पार्टिसिपेशन, उसकी मोडेलिटी इन द CPEC। यस, अब क्योंकि पाकिस्तान ने माजी में भी, मुझे अच्छी तरह से याद पड़ता है कि इवन जब जुलाई 2019 में जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे, आर्मी चीफ भी गए, वो वाशिंगटन गए थे, तो वहां पर उन्होंने कहा था कि हम तो चाहते हैं कि जी अमेरिका भी CPEC के अंदर आके इन्वेस्ट करे। हालांकि ये कॉमन सेंस की बात है कि अमेरिका और चीन की इस वक्त जो आपस में आपको पता है कि कॉन्फ्रंटेशन है, तो इट डजंट मेक एनी सेंस। तो चीन जो है हमेशा से माजी में तो ये कहता रहा कि CPEC जो है एसेंशली इट रिमेन्स अ बायलैटरल एग्रीमेंट, अब इसमें किसी तीसरे फरीक की गुंजाइश नहीं है। अब ये जो थर्ड पार्टी पार्टिसिपेशन है, व्हाट डज दैट मीन? देखिए, चीन और पाकिस्तान दोनों की ख्वाहिश है कि इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट आए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में, खासतौर पर जो पाकिस्तान में कायम होने हैं, उसमें कोई और दूसरे ममालिक भी सरमायाकारी करना चाहें तो कर सकते हैं। इसी तरह जो आपकी रोड की कनेक्टिविटी है, अगर चीन से एक रोड चल रहा है और पाकिस्तान आ रहा है, और पाकिस्तान से फिर आगे वो अफगानिस्तान भी जा सकता है, तो इसके कुछ मॉडलिटीज़, कुछ तरीक़ेकार, कुछ फ्रेमवर्क तय होना था। मैंने जो चीज़ें देखी वो ड्राफ्ट थी, वो हतमी नहीं थी। जो ड्राफ्ट चीज़ें थी उसमें इस किस्म की उनकी जो पार्टिसिपेशन है उसको तो वेलकम किया गया, ड्राफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ अगेन, बट उसमें उसको कोई सह फरीकी अरेंजमेंट नहीं बनाया जा रहा CPEC को। ये हमेशा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ही रहेगा, जो ड्राफ्ट की हद तक चीज़ें थी। मतलब इसका ये कि जो ज्वाइंट कोऑपरेशन कमेटी है CPEC की, उसके अंदर डिसीजन मेकिंग की जो पावर है, अथॉरिटी है, वो चीन और पाकिस्तान के पास रहेगी, तीसरे मुल्क के पास नहीं जाएगी। इसी तरीके से जो ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप्स बने हुए हैं, 13 के करीब हैं CPEC के, उन वर्किंग ग्रुप्स की अंदर जो डिसीजन मेकिंग है, डिस्कशन है, वो पाकिस्तान और चीन के दरमियान है कि हाँ, अगर किसी कंट्री की तरफ से इन्वेस्टमेंट का कोई प्रपोजल आता है तो वो JWG में, ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप में डिस्कस होगा, फिर उसको JCC अप्रूव कर सकती है। वो एक मैकेनिज्म उससे रिलेटेड है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर जो MOUs है, एग्रीमेंट्स हैं, वो हम चंद एक हाईलाइट कर देते हैं। ओवरऑल एक पॉजिटिव सेंटीमेंट जरूर जा रहा है वज़ीर आज़म के चीन के दौरे का, जिसमें जो 3 एग्रीमेंट्स हुए हैं, जिसमें एक फिल्म कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ है, फिर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, न्यूज़ एक्सचेंज का एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, फिर एक MOU हुआ है बिटवीन PTV एंड चाइना मीडिया ग्रुप। इसके साथ ही मोडालिटीज़ की अभी हम बात करते हैं। मोडालिटीज़ के हवाले से जो थर्ड पार्टी की पार्टिसिपेशन है वो तय पा गई है बिटवीन चीन एंड पाकिस्तान। और फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑन कराकोरम हाईवे रीअलाइनमेंट, ये पाकिस्तान का एक बेंचमार्क था सक्सेस का, ये अचीव हुआ है। इसके साथ ही कुछ MOUs साइन हुए हैं फिजिबिलिटी स्टडीज़ के लिए। ये वो 3 प्रोजेक्ट्स हैं जो पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि CPEC में शामिल कर लिए जाए। इसमें जो फिजिबिलिटी स्टडी के MOU, इसमें डेरा इस्माइल खान जोब रोड है एक, फिर मीरपुर मुजफ्फराबाद मंगला रोड है, इसके अलावा एक फिजिबिलिटी स्टडी है बाबू साइड टॉप के टनल की। ये अगर टनल बन जाती है बाबू साइड टॉप में, तो उसकी वजह से ये जो रास्ता बंद हो जाता है मौसम सरमा में, वो खुला रहेगा। इसके ऊपर भी एक MOU साइन हुआ है, होपफुली कि अगर ये कन्वर्ट हो जाए। इंपॉर्टेंटली एक MOU साइन ऑन फिजिबिलिटी स्टडी फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ कराची हैदराबाद मोटरवे। ये जो एक मोटरवे का जो एक प्रोजेक्ट है पाकिस्तान के, जिसमें अभी भी एक मिसिंग लिंक है, वो कराची हैदराबाद पहले बना हुआ, लेकिन पाकिस्तान की ख्वाहिश थी हैदराबाद सखर की, उसके ऊपर अभी तक कुछ डेवलपमेंट नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट है। एक और जो चीज़ है वो एक्शन प्लान एक तय हुआ है, जो इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन का एक एग्रीमेंट साइन हुआ है बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना, उसके इंप्लीमेंटेशन के लिए एक एक्शन प्लान भी तय हो गया। एग्रीकल्चर के शोबे में तावन के लिए भी एक मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत और एक मिनट साइन हुए, जो 7th ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन हुई थी, उसके मिनट साइन हुए हैं। और इसके अलावा कुछ और इससे रिलेटेड MOU। बट जो अहम चीज़ है बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना वो ये कि हुकूमत पाकिस्तान को तमाम वो माहिदे जो पहले ही पाकिस्तान साइन कर चुका है चीन के साथ, उसके ऊपर अमल दरामद करना है। और इस जो दौरा था पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का, उसके दौरान जो भी चीज़ें तय हुई हैं चीन के साथ, पाकिस्तान को अब चाहिए कि उनके ऊपर लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट करे। पाकिस्तान अगर पिछले माहिदों के ऊपर अमल दरामद नहीं करेगा तो आगे कोई बड़े मंसूबे करना फिर काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बजाय वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान IMF के ताल्लुकात की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या रोल होगा बजट में और IMF के प्रोग्राम के हवाले से। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तवक्को यही है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो 12 जून को अगले माली साल का बजट पेश कर देंगे। और इस बजट पेश करने से पहले ऑफ कोर्स आपको पता है कि
नून लीग के पास कौमी असम्बली के अंदर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है, और आपको जो फाइनेंस बिल अगर पास करवाना है तो यकीनी तौर पर जो आपके इत्तेहादी हैं, बाकी जमातें हैं, उनकी मदद की ज़रूरत है, और ख़ास करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। तो इस सिलसिले में PMLN ने कोशिश की है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को एतमाद में लिया जाए कि अगला जो बजट वो पेश करने जा रहे हैं, क्योंकि कहा यही जा रहा है क्योंकि एक और IMF का प्रोग्राम हमने साइन करना है, तो किसी भी तरह से जो बजट होगा वो कोई अवाम के हक में नहीं होगा या अवाम दोस्त नहीं होगा। तो इसलिए इत्तेहादी जमातों को कॉन्फिडेंस में लेना इम्पॉर्टेंट है। क्या यही वजह है क्योंकि हो सके जो इक़दामात या प्रपोजल्स बजट में सामने आए हैं हुकूमत की तरफ से, तो उसको सपोर्ट करना इत्तेहादी जमातों के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए जो PMLN है वो कोशिश कर रही है कि पहले ही अपने इत्तेहादियों को मनाए, होमवर्क अपना करे, ताकि कोई मुस्तकबिल में मुश्किल पेश ना आए उन्हें। कामरान, माजी का बिल्कुल बरक्स इस दफ़ा वज़ारत ख़जाना ने जो बजट है उसके डॉक्यूमेंट्स को और जो बाकी IMF के साथ जो मामला है उसको उन्होंने कोशिश की अपनी तरफ से कि वो किसी न किसी तरीके से बचा के रखें, मीडिया की नज़र न पड़े, पार्लियामेंट के ऊपर उसके नज़र न पड़े, सबसे अहम यह कि वफाकी काबीना को भी ना पता चले। यही वजह कि बजट स्ट्रेटजी पेपर जो कानूनी तौर पर वफाकी काबीना को 10 मई तक पास करना होता है, उसको मंजूर करना होता है, वो उसकी मंजूरी ही नहीं ली गई वफाकी काबीने से, ताकि मामला जो है वो कॉन्फिडेंशियल रहे। उसकी ये वजह, दूसरा ये था कि बहुत सारी जो चीज़ें थी वो टेंटेटिव थे, IMF से मामला तो उस वक्त तक तय नहीं पाए थे। 10 मई को ही IMF का विजिट जो है वो पाकिस्तान में उनका स्टार्ट हुआ था। तो बट हैविंग सेड दैट, ये सारी चीज़ें एक ना कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही थी अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज। तो जो मेरे ज़राए बता रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी शिकायत की कि आप हमें कुछ बता नहीं रहे, कल आपको हमारी सपोर्ट चाहिए। फिर जो स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, उनकी तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया और एक बड़ी खुफिया किस्म की एक ब्रीफिंग अरेंज की गई जो सीनियर लीडरशिप थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उनके लिए। उसमें उनको बजट के इब्तदाई खदोखाल और IMF की जो अहम तरीन शराइत है उसके हवाले से ब्रीफिंग दी गई। याद रहे, इससे चंद दिन पहले जब ये ब्रीफिंग हुई, इससे चंद दिन पहले मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को वजारत ख़जाना एक ब्रीफिंग दे चुकी थी, बट मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ब्रीफिंग पहले दी गई और पार्लियामेंटेरियंस को, पीपल्स पार्टी को बाद में दी गई। वो भी अभी तक जो ब्रीफिंग है सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चंद लोगों को दी गई, जो बाकी इत्तेहादी जमातें हैं उनको अभी तक इत्तेमाद में नहीं लिया गया। दिया मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ब्रीफिंग का, तो सुना है कि प्राइम मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट की थी, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब, जो साबका फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वेटरन फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट की थी कि आप भी चलें, उनको ब्रीफ करें, तो वो नहीं गए। क्या वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे इसहाक डार साहब? देखिए, ये एक प्राइम मिनिस्टर ने भी एक स्मार्ट मूव प्ले की और डार साहब उनसे स्मार्ट मूव प्ले कर दी। अब ये सियासत थी बेसिकली। जब ये ब्रीफिंग हुई तो उसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर के साथ उनके जो सेक्रेटरी हैं वो गए थे ब्रीफिंग देने के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर साहब की ये ख्वाहिश थी कि डार साहब भी जाएं। तो अगर डार साहब ब्रीफिंग में चले जाते तो उसको गालबन इस तरीके से लिया जाता। अब हम अज्यूम करें, हमें नहीं पता क्योंकि वहाँ पर डार साहब गए नहीं है, तो डार साहब चले जाते तो ये अज्यूम किया जाता कि इनकी भी इंडोर्समेंट शामिल है बजट में। और कल बजट के ऊपर क्रिटिसिज्म आता है, जो कि आना ही आना है, जिस किस्म का बजट आ रहा है, तो फिर कहा जाता है कि ये तो इसमें डार साहब भी शामिल थे। तो डार साहब ने भी स्मार्ट मूव प्ले की और वो उन्होंने उस ब्रीफिंग को स्किप किया। डार साहब उस ब्रीफिंग में नहीं गए। तो व्हाट यू आर सजेस्टिंग कि ये जो इसहाक डार साहब हैं, जो भी प्राइम मिनिस्टर हैं या जो उनकी इकोनॉमिक टीम है लेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, उनकी पॉलिसी से, इकोनॉमिक पॉलिसी से या मुमकिना तौर पर जो बजट आ रहा है, इत्तेफाक शायद नहीं करते या नहीं करेंगे? आप ये मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मतलब मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि डार साहब को कहा गया कि आप भी साथ चले जाएं और वो नहीं गए। अब वो अगर चले जाते तो इसका एक मतलब तो ये लिया जाता ना, या तो वहां जाके अपना वो व्यू देते इंडिपेंडेंट, जो भी उसको सपोर्ट भी कर सकते थे इंडिपेंडेंट व्यू में, उसके खिलाफ भी बात कर सकते थे, उसको बेहतर करने के लिए भी बात कर सकते थे। बट अगर जो भी बात करते उसको ऐसा लिया जाता कि जी इसमें डार साहब की भी शमूलियत है इस बजट के दौरान। आप अपने आपको उस प्रोसेस से बाहर रखना चाहते हैं, पब्लिकली इस चीज से डिस्टेंस वो अपने आप को कर रहे हैं। वो इन ब्रीफिंग में जहां पे कल बात आ सकती है जी आप भी शामिल थे, उसमें शामिल नहीं। अच्छा, अब जो खदोखाल पेश किए गए हैं या ब्रीफ किया गया पीपल्स पार्टी को भी और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को भी, तो क्या आउटलुक नजर आ रही है बजट की जो अगले माली साल पेश? देखिए, बजट बाय एंड लार्ज जो उसके जो अगर अदालतशुमार की बात करते हैं तो वो तो उन्हीं लाइंस के ऊपर हैं जिसके ऊपर हम पहले अपने प्रोग्राम में रिपोर्ट कर चुके हैं, बता चुके हैं नाजरीन को।
चंद जो बड़ी चीज़ें हैं जिसमें दो चीज़ें मेरे लिए भी उसमें नहीं थी, कम से कम एक चीज़ तो मेरे लिए भी नहीं थी। हम बात कर चुके थे लेकिन इन वर्डिंग के ऊपर नहीं हमने बात की थी। जैसे हमने रिपोर्ट किया था कि नेशनल फाइनेंस कमीशन के हवाले से IMF ने पाकिस्तान से मुतालबा किया है, उनकी शर्त है कि आप इसको रीनेगोशिएट करें। हमने ट्रिब्यून में भी रिपोर्ट किया था और अपने प्रोग्राम में यहाँ पर भी बात की थी। तो उसके हवाले से भी और बाकी चीज़ों के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिया गया है। जो 4-5 बड़ी चीज़ें बताई गई हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो IMF की तरफ से मुतालबात हैं, जिसमें एक नया नेशनल फाइनेंस पैक्ट जो है वो साइन करने की बात हो रही है IMF की तरफ से, जिसका मतलब ये है कि नाज़रीन के जो वसाइल हैं वो तो सूबों के पास जा चुके, उनके पास जिम्मेदारियां अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हुई जो नेशनल फाइनेंस कमीशन में उनके पास जानी चाहिए थी 18वीं तरमीम के बाद। तो अब IMF की तरफ से ये बात सामने आई है जो हम पहले रिपोर्ट कर चुके हैं, बट उसको बजाय NFC का नाम देने के इस दफ़ा नेशनल फाइनेंस पैक्ट का नाम दिया गया है। ये पीपल्स पार्टी को बताया गया है कि IMF की तरफ से ये चीज़ है कि फिस्कल पैक्ट, नेशनल फिस्कल पैक्ट जो है वो पीपल्स पार्टी को बताया गया इसके हवाले से। दूसरी, अब ये एक बड़ी स्मार्ट मूव अगेन गवर्नमेंट की तरफ से भी हो सकती है, क्योंकि पीपल्स पार्टी का हमेशा से एक मौक़िफ़ रहा है कि NFC रीनेगोशिएट नहीं हो सकता। अब उनको बता दिया गया, कल बात करेंगे तो वो बात की बात है। दूसरी, और उसके अंदर नेशनल जो फिस्कल पैक्ट है उसके अंदर वही बात जो कि नेशनल फाइनेंस कमीशन में बात हो रही है कि सूबों को जो अखराजात की जिम्मेदारी हैं वो उनको दी जाएं, जिसमें सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी होगी वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को सूबाई हुकूमतों के हवाले करना है, उसके अखराजात को। उसके साथ ही बाकी जो चीज़ें हैं, प्रोविंशियल प्रोजेक्ट्स हैं वो हैं, और वो सारी चीज़ें उसके अंदर डिस्कस होंगी। उसके अलावा कामरान जो 2-3 और बड़ी शराइत उनको बताई गई हैं। अब कल अगर पब्लिकली अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुखालफत करे तो ये बात जहन में रहे कि उनको बताया गया था कि जुलाई से बिजली की कीमतों में इजाफा करना पड़ेगा, IMF की शर्त है। नए बजट की मंजूरी IMF की शर्त है। गैस की कीमतों में एडजस्टमेंट जुलाई से IMF की शर्त है। उसके अलावा 4 कवानीन जो है वो पार्लियामेंट से पास करवाना है, IMF की शर्त है, जिसके ऊपर कल से काम शुरू हो चुका है। कल एमरजेंसी में स्टैंडिंग कमेटीज बनाई गई पार्लियामेंट की, उनसे वो जो बिल्स हैं वो अप्रूव करवाए गए और हाउस को भेजेगा, उनकी मंजूरी ले ली जाएगी। ये चंद बड़ी शराइत थी जो इनको बताएंगे। बजट के हवाले से भी उनको एक प्रॉपर ब्रीफिंग दी गई है। जो साइज ऑफ द बजट है अब हैरान कुन तौर पर वो तकरीबन 18,900 अरब रुपए तक का पहुंच रहा है अगले माली साल का, जो इस साल के मुकाबले में जो ओरिजिनल बजट पार्लियामेंट ने पास किया था कोई 30% ज्यादा है। अब ये एक बड़ा ही एक अहम जो चीज़ है कि ऐसे वक्त में जब हम कहते हैं कि जी बचत करनी है, कफायशवारी करनी है, उसके बावजूद अगर आपका अगले साल का बजट इस साल के मुकाबले में 30% ज्यादा हो तो फिर ये ना तो आप इसको फिस्कल कंसोलिडेशन का बजट कह सकते हैं, ना ही कह सकते हैं कि कुछ और। उसकी 2-3 बड़ी वजूहत है। नंबर 1, कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी हम पहले बात कर चुके हैं। पीपल्स पार्टी को भी यही बताया गया कि 9,700 अरब रुपए की उसके लिए अगले साल के लिए एलोकेशन रखनी पड़ सकती है। दिफा के लिए कोई तकरीबन 2100 अरब रुपया टेंटेटिवली है, उनका इंक्रीज भी हो सकता है। उसके अलावा एक स्पेशल डिफेंस पैकेज भी दिया जा रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मुल्क की आपकी दिफाई ज़रूरियात होती हैं जिनको पूरा करना होता है, उसका जो एक्सपेंडिचर आपके रेगुलर बजट से इसलिए मीट नहीं हो सकता। रेगुलर जो बजट आर्मी का होता है उसमें तनख्वाहें और सिविल वर्क ज़्यादा होता है, तो ये हर साल दिया जाता है। इसमें थोड़ा सा इस दफ़ा ज़्यादा इजाफा करके दिया जा रहा है, तो तकरीबन 450 अरब रुपये से एक स्पेशल डिफेंस पैकेज उससे ज़्यादा ही हो सकता है, उसके आसपास हो सकता है। फिर जो एक बड़ी चीज़ सामने आई है वो है पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इब्तदाई तौर पर 1000 अरब रुपए का प्रपोजल था, फिर इसको 1221 अरब रुपए का प्रपोजल किया गया जो एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी ने मंजूर किया। उसके ऊपर विद इन द गवर्नमेंट क्रिटिसिज्म आया, एहसन इकबाल की तरफ से क्रिटिसिज्म आया कि ये पैसा कम है। अब उसको बढ़ाकर 1500 अरब रुपए का प्रपोज किया अगले माली साल के लिए। 1500 अरब का मतलब यह है कि इस साल का जो ओरिजिनल बजट था उससे तकरीबन ये 60% ज्यादा, और अगर रिवाइज एक्चुअल खर्चा को उससे तकरीबन ये 100% ज्यादा हो जाएगा। ये चंद बड़े खर्चे हैं। फिर पेंशन का बिल है तकरीबन 1000 अरब रुपए का। उसके अलावा जो सब्सिडीज हैं 1300 अरब रुपए से ज्यादा होंगी, जिसमें 1100 अरब रुपए, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में बात की, 1100 अरब रुपए सिर्फ पावर की सब्सिडीज होंगी। ये एक ओवरऑल इसका है। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आई थिंक ये जो मेन चीज़ जो है कि नेशनल जो फिस्कल पैक्ट है, अब आपको पता है कि जो 18वीं आईनी तरमीम के तहत ज़ाहिर है जो नेशनल फाइनेंस कमीशन उसमें जो विफाक और सूबों के दरमियान जो रिसोर्सेज की तकसीम होती है वो फार्मूला ऑल टुगेदर डिफरेंट हो गया। इसके बारे में माजी के अंदर भी जब आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा और अदरवाइज भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का, और बाद में फिर PMLN भी हमने शायद खान अब्बासी हो, मिफ्ता इस्माइल हो, इवन PTI, वो भी एग्री करते थे कि वो जो नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड का जो फार्मूला तब्दील किया गया उसकी वजह से जो विफाक के मुआशी जो इश्यूज हैं उसमें बिगाड़ पैदा होना शुरू हो गया और उसको रेक्टिफाई करने की जरूरत है। लेकिन पीपल्स पार्टी आज भी पब्लिकली अपने स्टांस पर कायम है कि वो NFC
जो फार्मूला चेंज किया था वो बिल्कुल अपनी जगह पे कायम है। अब उसको तब्दील करने के लिए आपको आईनी तरमीम की जरूरत है, बट डू यू थिंक कि ये नेशनल फिस्कल पैक्ट जो है ये एक रास्ता ढूंढा जा रहा है, आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन है कि विदाउट अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन कोई ऐसा तरीका निकाला जाए कि वो जो जिनको कंसर्न है 18वीं आईनी तरमीम की वजह से जो एक इम्बैलेंस पैदा हुआ है उसको करेक्ट भी कर लिया जाए और आप तरमीम भी करने की ना जरूरत है। देखिए, जो एनएफसी है और जो आपका आइन है उसके तहत तो जो सूबों का वसाइल में हिस्सा है वो 57.5% है और हमेशा से इनोवेटिव रास्ते ढूंढे जा रहे हैं, जिसमें एक तो ये था कि आप ऐसे टैक्स लगाएं जो कि नेशनल फाइनेंस कमीशन के अवार्ड का हिस्सा ही ना बने, जैसे पेट्रोलियम लेवी है, ठीक है, अब उसका जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का प्रॉफिट है वो उसका हिस्सा नहीं है। एक तो वो काम हुकूमत पहले से ही कर रही है। दूसरा काम इसके अंदर ये, जैसे BISP की हमने बात की, कोई और वो अगर चला जाए अगले साल उसका जो खर्चा अगले साल तो शायद फेडरल गवर्नमेंट ही कर रही है, उसके ऊपर कल बात करेंगे कितनी एलोकेशन है। उसके अलावा कुछ और खर्चे जो सूबाई नेचर के प्रोजेक्ट्स हैं वो अगर आप उनको सूबों को ट्रांसफर कर दें तो आपको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसकी तरफ आप बात करेंगे। बगैर अवार्ड को अमेंड किए वो जो इजाफी खर्चे हुकूमत पाकिस्तान ने फेडरल गवर्नमेंट ने अपने ज़िम्मे लिए वो ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे लेना तो सूबों ने है। और KP अगर रिफ्यूज़ कर देता लेने को, अगर पंजाब ले शायद, और लेकिन पंजाब और सिंध में इस दफ़ा उनके जो अपने भी जो प्रोजेक्ट्स हैं इसी किस्म के सोशल सेफ्टी नेट के वो ऑलरेडी मौजूद हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं। ये एक डिबेटेबल इशू है, बट नाज़रीन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये करेक्शन होनी है। आप इसको जो है एक नेशनल फिस्कल पैक्ट कह लें, नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड कह लें, जो भी नाम इसको, इसकी करेक्शन हुए बगैर पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो हल नहीं हो सकते। ये सब कुछ करने के बावजूद अगले साल का जो वसाइल हैं हुकूमत के वो कितने होंगे? 13,000 अरब रुपए के करीब FBR का हदफ होगा, कुछ 4,800 अरब रुपए इकट्ठा होगा नॉन टैक्स रेवेन्यू से। इसके बावजूद, इतनी बड़ी कलेक्शन करने के बावजूद अगले साल का जो बजट का खसारा एस्टिमेटेड होगा तकरीबन 9,800 अरब रुपया ही कहां से आएगा? नए कर्जे लेना पड़ेंगे। तो फिर इन हालात में पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे 2022 के सैलाब की और क्या दुनिया ने हमारी मदद की, क्या जो पैसा मिला पाकिस्तान ने सही खर्च किया। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। 2022 में डेवस्टेटिंग फ्लड्स आए थे पाकिस्तान में, शुमाल से लेकर साउथ तक, खास करके सिंध के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर तबाही मचाई गई थी। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ था और पाकिस्तान को फिर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी से मदद मांगना पड़ी थी। फिर हमने देखा कि जनीवा में डोनर्स कॉन्फ्रेंस हुई और वहाँ पर प्लेजेस किए गए, वादे किए थे कुल मिलाकर को 11 अरब डॉलर के जो रिकंस्ट्रक्शन है और रिहेबिलिटेशन है फ्लड हिट एरियाज की। तो अभी तक वो जो 11 अरब डॉलर के वादे किए गए थे पाकिस्तान से, पाकिस्तान को कितनी रकम मिली है और कितनी रकम हमने खर्च की है जो फ्लड हिट एरियाज हैं, तो क्या इसके हवाले से अपडेट्स हैं? 11 बिलियन डॉलर ऑफ कोर्स 2 साल फ्लड्स को आए हुए, और क्या इस वक्त लेटेस्ट सिचुएशन? कामरान, जब वहाँ पे प्लेजेस आए थे और पाकिस्तानी अखबारात में उस वक्त एक लीडिंग स्टोरी थी उस दिन की, वज़ीर-ए-आज़म उस वक्त शहबाज शरीफ साहब भी थे, उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आई कि दुनिया ने बड़ी मदद की है। तो उसके फ़ौरन बाद मैंने खबर की थी कि ये जो वहाँ पे प्लेजेस हुए हैं ये नया पैसा नहीं है। जो डोनर्स हैं उन्होंने जो एग्जिस्टिंग पाइपलाइन फाइनेंसिंग, मतलब जो पहले ही पाकिस्तान को कर्जे दे रहे थे, वहाँ पे जाकर उन्होंने अनाउंसमेंट्स कर दी कि हम पाकिस्तान की मदद करेंगे, उनको कर्जे फराम करेंगे, उनको फिस्कल स्पेस मिलेगी, तो जो पैसा उनको हम देंगे फिस्कल स्पेस जो मिलेगी हुकूमत फिर बजट से उन पर खर्च करेगी। तो ना ही उस तरीके से बजट से पैसा खर्च हुआ और ना ही उस तरीके से दुनिया की तरफ से मदद आई। एक जो इदारा जिसकी वैसे तो हम बड़े उसको क्रिटिसाइज करते हैं, जो आउटस्टैंडिंग जिसकी इस सारे प्रोसेस के अंदर कारकर्दगी रही, वो था वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने बड़े फास्ट ट्रैक के ऊपर जाके अपने जो मंसूबे थे वो उन्होंने मंजूर किए। उन्होंने सिंध के अंदर हाउसिंग का प्रोजेक्ट, जहाँ पे घर गिरे हुए थे, घरों को बनाने के लिए ग्रांट्स दी गई। बलूचिस्तान के अंदर उसी किस्म का प्रोजेक्ट उन्होंने स्टार्ट किया। उसके अलावा बाकी एक बिजनेस एज यूजुअल था, 11 अरब डॉलर था। 11 अरब डॉलर में से कामरान अभी तक हमें मिला है, ये 30 अप्रैल का फिगर है, 30 अप्रैल 2024 का, सिर्फ 2.8 अरब डॉलर। अगर 2.8 अरब डॉलर भी सारा सैलाब की मदद में आ जाता या इवन के कर्जा भी होता तो बात समझ आती थी। इसमें से जो आधा पैसा था वो जो या तेल के खरीदने के लिए दिया गया पाकिस्तान को या फिर बजट सपोर्ट में, जैसे ये जो 2.8 बिलियन डॉलर है, 1 अरब डॉलर इसमें सऊदी अरब ने दिया था, लेकिन वो तेल खरीदने के लिए सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट ने दिया था 1 बिलियन डॉलर। फिर इसी तरीके से इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने 200 मिलियन डॉलर दिया तेल खरीदने के लिए।
एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने $25 करोड़ या $250 मिलियन दिया उसने बजट सपोर्ट में। तो अगर ये $1.4 बिलियन निकाल दें, पीछे जो पैसा बचता है वो आया है सैलाब ज़दगान के मामलात के लिए, और ये कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है। और बजट से भी आपको पता है कि कोई इतना ज़्यादा खर्चा हुकूमत पाकिस्तान ने नहीं किया। एट द एंड ऑफ द डे जहाँ पे आज हम खड़े हैं वो वही बिजनेस एज यूजुअल है। और हमने उस वक्त भी कहा था कि कामरान एक फतीग है, दुनिया अब आपको पैसे दे दे के तंग आ चुकी, चाहे वो कर्जे हो या इमदाद हो। तो अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट, इसके कल के प्रोग्राम में बात करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने भी कुछ फैसला किया है कि हम नए कर्जे नहीं लेंगे। कौन से वाले नए कर्जे नहीं लेंगे वो एक अलग चीज़ है। बट एक बात जो लेसन है 2022 के सैलाब से, और अल्लाह करे आइंदा हमें ऐसी सूरत हाल का सामना ना करना पड़े, और अगर ऐसा हो जिस तरह की मौसमी तब्दीलियां हो रही हैं तो फिर दुनिया की तरफ खुदारा मत देखें, वहाँ से आपको कुछ नहीं मिलना। आपके लोगों को आपकी मदद की ज़रूरत होती है, दुनिया की मदद की ज़रूरत नहीं होती। ये हमने एक तमाशा बना लिया है, कोई भी वाक़या होता है हम कशकोल पकड़ते हैं और बाहर चले जाते हैं। पाकिस्तान का एक लेजिटिमेट कंसर्न भी है, और दो के जो इंटरनेशनल जो लोग हैं वो भी ये मानते हैं कि ये जो फ्लड्स वगैरह भी आ रहे हैं इट इज़ बिकॉज ऑफ जो क्लाइमेट चेंज है, और पाकिस्तान की जो कंट्रीब्यूशन है वो लेस देन 1% है। ये सारी माहौलियाती जो आलूदगी है और क्लाइमेट जो चेंज है, लेकिन पाकिस्तान सबसे जो मुतासरा ममालिक हैं इस क्लाइमेट चेंज की वजह से, उन ममालिक की फहरिस्त में 10 ममालिक में वो शामिल है। तो इसलिए ये दुनिया का खास करके बड़ी ताकतें जिनकी वजह से ये क्लाइमेट चेंज और माहौलियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं, उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो पाकिस्तान जैसे जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनकी मदद भी करें। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे पाकिस्तान की एक बड़ी डिप्लोमेटिक सक्सेस की, ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। कल एक तरफ जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अमेरिका के हाथों दुर्गत बन रही थी, और आई थिंक दुनिया क्रिकेट में ये सबसे कह सकते हैं कि बड़ा एक था, किसी को भी यकीन नहीं था, डिस्पाइट द फैक्ट कि पाकिस्तान की टीम को कहा जाता है कि हम बड़े अनप्रेडिक्टेबल हैं। और पाकिस्तानी शायकीन अमेरिका में जो दूर दराज से भी वहाँ पर मैच देखने के लिए आए थे वो बहुत मायूस थे। पाकिस्तान के अंदर भी शायकीन बहुत ज़्यादा मायूस थे। एंड उसी वक्त UN जनरल असेंबली में न्यूयॉर्क के अंदर पाकिस्तान ने एक आप कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिक जो सक्सेस अचीव की, और वहाँ पर इंतखाबात हो रहे थे कि जो अगले 2 साल के लिए जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं UN सिक्योरिटी काउंसिल के लिए, उसके लिए, क्योंकि पाकिस्तान वो इंतखाबात लड़ रहा था इस साल, और पाकिस्तान को उसमें कामयाबी मिली। 185 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा लिया। 182 जो ममालिक हैं ओवरवेलमिंगली उन्होंने पाकिस्तान के हक में वोट दिया, और जो 3 ममालिक थे, क्योंकि ये सीक्रेट बैलेटिंग होती है तो आप बता नहीं सकते किसने आपके खिलाफ वोट दिया, लेकिन एक अंदाज़ा यही है कि शायद उसमें जो 3 यूजुअल सस्पेक्ट हो सकते हैं उसमें हमारा पड़ोसी मुल्क भारत, दूसरा इजराइल और तीसरा आर्मीनिया, मुमकिना तौर पर ये 3 ममालिक हो सकते हैं जिन्होंने शायद पाकिस्तान के खिलाफ वोट दिया। 5 ऐसे ममालिक थे जिन्होंने अब्सटेन भी किया, बट ओवरऑल जो पाकिस्तान है उसको ओवरवेलमिंगली सपोर्ट किया, क्योंकि जो वहाँ पर रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि आपको, अगर आपने मेंबर मुंतखब होना है नॉन परमानेंट UN सिक्योरिटी काउंसिल का फॉर 2 years, तो आपको 2/3 वोट चाहिए, यानी कि 128 वोट चाहिए UN जनरल असेंबली से। लेकिन पाकिस्तान को ऑन द अदर हैंड 182 वोट मिले। दैट शोज कि डिस्पाइट ऑल आर प्रॉब्लम्स, कि हमारा जो वहाँ पर मिशन था और बाकी था, कि उन्होंने काफ़ी काम किया कि मेजॉरिटी लोगों ने पाकिस्तान की कैंडिडेचर को सपोर्ट किया। कम थोड़ा सा अगर हम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का उसका पर्पस और उसका स्ट्रक्चर बता दें कि ये दुनिया की वो बॉडी है जिसका जो मकसद ही दुनिया में अमन कायम रखना है। इसमें टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 5 मुस्तकिल मेंबर होते हैं जो जिनके पास जिनकी जो वोट है वो इसकी इतनी ताकत है किसी चीज़ को भी वो वीटो कर सकते हैं। और पाकिस्तान उन 10 ममालिक में शामिल है जिनके पास वोट तो है, लेकिन वो वोट जो है वो वीटो नहीं कर सकता किसी रेजोल्यूशन का। अब जो इसराइल के अंदर इसराइल की तरफ से जो एक पैलेस्टाइन के ऊपर जो एक जंग उन्होंने एक डाली हुई है और उसकी चल रही है, उसके ऊपर इसलिए वो जंग बंद नहीं हो रही कि जो सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिकन वोट है उसकी इतनी ताकत है कि दुनिया के जितने तमाम ममालिक के वोट एक साइड के ऊपर है वो उसको वीटो कर देता है। और अभी तक जो वहाँ पे जो जुल्म हो रहा है, जो बर्बरियत हो रही है, उस पर अमेरिकन के एक वोट की वजह से वो सिलसिला रुक नहीं सका। आपने स्टार्ट लिया उससे क्रिकेट से, तो
क्रिकेट को इतना टाइम ना दिया करें कि हुकूमत पाकिस्तान ने भी फैसला किया कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं। यही वजह है कि वजीर दाखिला को भी उन्होंने चेयरमैन पीसीबी बनाया हुआ है, तो टेक इट लाइटली, आप इसको ज़्यादा सीरियसली लाइटली ले रहे हैं। लेकिन कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि शायद ये कहीं IMF की एक शर्त तो नहीं थी कि अमेरिका को भी अब हमने दुनिया क्रिकेट का भी एक पावर बनाना है, तो हो सकता है कि ये भी एक कंडीशन हो कि हमने वो मीट कर दी है। अगर अमेरिका को इतनी बड़ी खुशी दी है तो यू नेवर नो। खैर, ऑन अ लाइटर नोट, ये तो हम बात कर रहे थे जो UN सिक्योरिटी काउंसिल की आपने बात की। आई थिंक UN सिक्योरिटी काउंसिल ऐसे ही है कि पूरी जो दुनिया है उनका एक वो यूनाइटेड फोरम है। तो UN सिक्योरिटी काउंसिल आप कह सकते हैं कि पूरी दुनिया की एक काबीना है जिसमें तमाम ज़ाहिर की बड़ी ताकतें वहाँ पे मौजूद हैं, फैसले होते हैं। दो के आई थिंक खास करके अब जो कुछ गाजा में हो रहा है और ओवरऑल जो बड़ी ताकतों का तर्ज अमल रहा है, खास करके जो मगरबी ताकतें हैं उनके जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, तो UN की और ख़ास करके UN सिक्योरिटी काउंसिल की उस तरीके से क्रेडिबिलिटी पर कई सवालात हैं। बट नेवरदलेस एक जो सिस्टम अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, और फिर बीइंग अ मेंबर ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल, इवन आप नॉन परमानेंट ही क्यों ना हो, तो कहीं ना कहीं आप वैसे मैच फिक्स नहीं होता, ये होता नहीं, पहले डिसाइड नहीं हुआ होता कि पहले इंडिया हुआ था उसको पाकिस्तान ने। ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि अगर जो पाकिस्तान ने जब दफ्तर खारजा ने जो स्टेटमेंट जारी किया है तो उसमें उन्होंने शुक्रिया अदा किया, मतलब एक तो जिन ममालिक ने पाकिस्तान के हक में वोट दिया, और साथ ही जो 53 मेंबर एशिया ग्रुप है जिसने यूनानिमसली पाकिस्तान के कैंडिडेचर को सपोर्ट किया था। और इस एशियन जो मेंबर एशिया ग्रुप जो है इसमें भारत भी शामिल है, तो इसका मतलब है कि भारत ने भी आपको सपोर्ट किया। और ये मैं पहले भी शायद जिक्र कर चुका हूं कि वैसे तो पाकिस्तान और भारत के आपस में आपको पता है कि ताल्लुकात काफ़ी ख़राब हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक टेसिट अंडरस्टैंडिंग है। जब भी इस तरह की इंतखाबारी आती है तो कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान और जो भारत हैं वो कभी भी एशिया ग्रुप से एक इकट्ठे कंटेस्ट ना करें। एक दफ़ा हुआ था, ये आई थिंक 70s 80s की बात है, और इवेंचुअली फिर इतना टफ वो हो गया था और इवेंचुअली पाकिस्तान दो के उसमें फिर जीत गया था। तो उसके बाद से कहा यह जाता है कि टेसिट अंडरस्टैंडिंग है कि जब पाकिस्तान कंटेस्ट करता है इलेक्शन तो उस वक्त भारत नहीं करता, जब भारत करता है तो फिर पाकिस्तान कंटेस्ट नहीं करता। तो ऐसा नहीं है कि बावजूद दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में तलखी है तो कहीं ना कहीं वो पसे पर्दा एक दूसरे से कोऑपरेट भी कर रहे होते हैं। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।